हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट सिलेबस की जो लॉ का सिलेबस है उसमें यूनिट 1 आती है जूरिस्प्रूडेंस। वो उस यूनिट को हम कम्प्लीटली कवर करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले स्कूल पूछ लेते हैं और स्कूल से पूछते हैं जो जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स हैं सोशोलॉजिकल हिस्टोरिकल कि इनसे कौन से जूरिस्ट बिलोंग करते थे। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है जूरिस्ट के नाम दे देंगे और दूसरी साइड पे थ्योरीज़ के नाम दे देंगे और ये पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी किस जूरिस्ट ने दी थी। थर्ड जो 2-3 बार से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलते हैं कि बुक्स के नाम दे देंगे एक साइड और दूसरी साइड लिख के दे देते हैं जूरिस्ट के नाम और मैच द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन आता है एंड आपको बताना होता है उसमें कि कौन सी बुक कौन से जूरिस्ट ने लिखी थी। और कभी कभी ईयर वाइज भी आ जाता है ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, तो किस ईयर में पहले बुक वो पब्लिश हुई फिर अगली बुक कौन सी पब्लिश हुई, इस तरीके से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो है डेफिनेशंस और स्टेटमेंट। कोई भी डेफिनेशन और स्टेटमेंट दे देंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं उनकी, और फिर ये वो पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है और ये जो डेफिनेशन है ये किस जूरिस्ट ने दी थी। फिर कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि बर्थ ईयर ऑफ जूरिस्ट पूछ लेते हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन पोजेशन ऑनरशिप हो गया, लीगल पर्सनालिटी हो गया और राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो गई, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और लॉ एंड मॉरलिटी वाले जो टॉपिक है यहाँ से भी स्टेटमेंट्स ही पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये सारे ही टॉपिक्स इस वीडियो में, इस एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो कुछ मेन इसके जो स्कूल्स हैं वो हैं एनालिस्ट, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, नेचुरल और एक रियलिस्ट स्कूल भी है। बट जो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 स्कूल से ही मेनली पूछे जाते हैं, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल स्कूल। इसमें सबसे पहले आता है एनालिटिकल स्कूल। इसके कुछ अदर नेम से भी इसको जाना जाता है, जैसे पॉजिटिव स्कूल बोला जाता है, इसे इंग्लिश स्कूल बोला जाता है, ऑस्टेनियन स्कूल क्योंकि ऑस्टिन इसके फादर थे एनालिटिकल स्कूल के, और इम्पेरेटिव स्कूल। अब इसके जूरिस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखना, इसके 4 जूरिस्ट हैं मेन: ऑस्टिन, बेंथम, एच.एल.ए. हार्ट एंड केल्सन। इसमें जो सबसे पहले जूरिस्ट आते हैं वो है बेंथम। बेंथम का बर्थ ईयर है 1748। इनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म बोला जाता है और इन्होंने जो लीगल थ्योरीज दी थी वो थी मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन, जिसको हेडोनिज्म और फेलिसिफिक कैलकुलस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो थ्योरी दी थी वो थी इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म और थर्ड थी साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। इसके अंदर बोला गया था कि विल और कमांड ऑफ लेजिस्लेचर वो लॉ है लेकिन वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने 4 सेंशंस भी बताए थे कि सेंशंस 4 तरीके के हो सकते हैं: फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ये जितने भी यहाँ पर ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लीगल थ्योरी बुक, जो सेंशंस बताए थे, जो इनका बर्थ ईयर था, ये सारे ही क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सेकंड जो इसके जूरिस्ट आते हैं वो है जॉन ऑस्टिन। इनका बर्थ ईयर था 1790 और इनको बोला जाता है फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, और ये फाउंडर थे इंग्लिश पॉजिटिविज्म के। जो हमने अभी देखा कि बेंथम को फादर ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म बोला जाता है, लेकिन जो फादर ऑफ इंग्लिश पॉजिटिविज्म है वो जॉन ऑस्टिन है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। सेकंड जो इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी वो थी लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड अप बाय द सेंशन। इसमें 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं: कमांड, सॉवरेन और सेंशन। लॉ एक कमांड है जो सॉवरेन के द्वारा दिया जाता है और उसके पीछे एक सेंशन भी आता है। सेंशन में यहाँ पर कोई भी फियर या पनिशमेंट आ सकती है। जो कमांड जिसकी बात की थी जॉन ऑस्टिन ने, वो 2 तरीके से डिवाइड की: एक जनरल कमांड, एक होती है स्पेसिफिक कमांड। स्पेसिफिक कमांड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए दी जाती है, वो लॉ नहीं बनती, लेकिन जो जनरल कमांड होती है जो सबके लिए सेम है वो बाद में जाकर के लॉ बनती है। और इस तरीके की कमांड को साइकोलॉजिकल कमांड भी कहा गया जॉन ऑस्टिन के द्वारा। फिर लॉ को इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड किया: लॉ प्रॉपर्ली सो कोल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कोल्ड। जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कोल्ड है उसको तो इन्होंने लॉ नहीं माना, बट जो लॉ प्रॉपर्ली सो कोल्ड है उसको फर्दर डिवाइड किया। इसमें भी एक ऐसा लॉ होगा जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाएगा, एक ऐसा होगा जो कि बाय गॉड के द्वारा है, मतलब उसे हम डिवाइन लॉ बोलेंगे। जो डिवाइन लॉ है वो भी लॉ नहीं है,
बल्कि जो ह्यूमंस ने बनाया है, ह्यूमंस में भी अब दो तरीके के होंगे। एक होगी कमांड जो सॉवरेन की होगी, जो कि सुपीरियर अथॉरिटी ने दी है, और एक ऐसी कमांड होगी जो कि सुपीरियर ने नहीं दी। तो केवल वो वाली कमांड जो सॉवरेन ने दी है, और वो भी जो जनरल कमांड होगी, वो बाद में जाकर लॉ बनता है, और उसी लॉ को पॉजिटिव लॉ का नाम दिया जॉन ऑस्टिन। अगर क्वेश्चन आए कि लॉ को डिवाइड किया था प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपर, तो वो जूरिस्ट थे जॉन ऑस्टिन, और लीगल थ्योरी भी इनकी फिर ऑस्टिन की दो बुक्स भी हैं, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो एक कंबाइंड बुक है, जो उन्होंने 6 लेक्चर्स दिए थे उसकी, और सेकंड जो बुक है वो है प्ली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये कई बार पूछी जा चुकी है। फिर इसमें थर्ड जूरिस्ट आते हैं कैल्सन, जिनका बर्थ ईयर है 1881, और इनकी लीगल थ्योरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में कैल्सन कहते हैं कि जो लॉ है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम किसी अदर सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके नहीं पढ़ सकते, इसको एकदम अलग ही पढ़ना है, सबसे सेपरेट करके। जो कैल्सन की कमांड थी उसे डीसाइक्लोजिकल कमांड भी बोला जाता है, और जो थ्योरी ऑफ कैल्सन थी वही बाद में जाकर रिएक्शन बनी नेचुरल स्कूल का। तो ये दोनों थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एंड थ्योरी ऑफ ग्रैंड नॉर्म। नेक्स्ट जो इसमें जूरिस्ट आते हैं वो है एच.एल.ए. हार्ट, जिनका बर्थ ईयर है 1907, और एच.एल.ए. हार्ट ने बोला था कि कोई भी लॉ बिना मोरालिटी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और इन्होंने जो थ्योरीज दी थी वो थी रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, और इनको एनालिटिकल नेचुरलिस्ट भी बोला जाता है। लेकिन कुछ डिफेक्ट्स थे इनके प्राइमरी रूल्स के स्ट्रक्चर में, और वो डिफेक्ट्स थे अनसर्टेनिटी, स्टैटिक और इनसफिशेंसी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लीगल थ्योरीज पूछ लेते हैं, और इसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स में कि लीगल थ्योरी किसने दी थी, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल आता है वो है हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल को रिएक्शन ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है। इसके जो मेन जूरिस्ट हैं वो है सेवेंगी, हेनरी मेन, पुचता, मॉन्टेस्क्यू, ब्रूक और ह्यूगो ग्रूटस। इन सब के आगे इनके बर्थ ईयर भी लिखे हैं, वो भी याद रखने हैं। फिर जो सेवेंगी हैं उनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल बोला जाता है, और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो दी थी उन्होंने, वो थी वोल्केस्ट की थ्योरी, जो कि इन्होंने बताया था कि वोल्केस्ट ही सोर्स ऑफ लॉ है, और यहीं से ही थ्योरी जो लॉ है वो इवॉल्व होता है सोसाइटी में। तो उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लॉ की भी थ्योरी दी थी, और ये जो इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लॉ की थ्योरी दी थी वो 1861 से पहले दी थी, और 1861 में डार्विन ने इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की थ्योरी दी थी, और सेवेंगी ने इवोल्यूशन ऑफ लॉ की थ्योरी 1861 से भी पहले दी। तो इसकी वजह से इनको डार्विनियन बिफोर द डार्विन भी बोला जाता है। ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जब एक बार लॉ कोडिफाई हो जाता है तो उसकी जो इवैल्यूएशन है वो रुक जाता है। तो कोडिफिकेशन एकदम लास्ट स्टेज पर होना चाहिए, जब हमें लगता है कि वो जो हमारा लॉ है वो कंप्लीट तरीके से इवॉल्व हो चुका है। सेकंड जो इसमें जूरिस्ट आते हैं वो है हेनरी मेन। हेनरी मेन ने दी थी थ्योरी ऑफ स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इन्होंने बताया था कि पहले एक जो सोसाइटी होती है वो स्टैटिक रहती है, और फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ती है। इनको सोशल डार्विनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने बेसिकली 4 डेवलपमेंट बताए थे, 4 स्टेजेस दी थी लॉ को डेवलप करने की। सबसे पहले डिवाइन लॉ आता है कि ऐसा माना जाता है कि ये कुछ लॉज हैं जो गॉड ने बनाए हैं। फिर वही लॉ धीरे धीरे कुछ उसमें से ऐसे लॉ होते हैं जो कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हीं कस्टमरी लॉ को जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है, जो सॉवरेन होते हैं, वो उनको इन्फोर्स करवाते हैं। और फिर सबसे लास्ट में कुछ ऐसे लॉज भी होते हैं जिनको कोडिफिकेशन भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो लॉ है किसी भी एक सोसाइटी में के अंदर डेवलप होता है। तो इनकी जो थ्योरी है स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बनाई थी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये पूछते हैं कि ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट, तो ये हेनरी मेन ने दिया था। फिर इसमें और इतने इंपॉर्टेंट जूरिस्ट नहीं है, बस एक ही और याद रखना है कि जो पूछता है विल थ्योरी दी थी उन्होंने, कि जो लॉ होता है वो आउटकम होता है जो लोगों की अपनी आपस में विल होती है उसका। इसके बाद जो सोशोलॉजिकल स्कूल है उसके बस जूरिस्ट नाम के नाम याद रखने हैं, और उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता सोशोलॉजिकल स्कूल में। तो जो जूरिस्ट थे वो थे रोस्को पाउंड, आयरिंग, डुगिट, अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और एलरिच। और इन्होंने जो थ्योरीज दी थी, अभी एक साथ हम सारी थ्योरीज को देख लेते हैं, बट उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सीक्वेंस है स्कूल वो किस तरीके से, मतलब सबसे पहले स्कूल कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। तो सबसे पहले स्कूल था नेचुरल, देन उसके बाद आया हिस्टोरिकल, थर्ड स्कूल जो आया वो था एनालिटिकल, और लास्ट में हमारा रियलिस्ट स्कूल आया था। तो ये सीक्वेंस वाइज ये भी याद रखना है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी लीगल थ्योरीज़ हैं और उनके जूरिस्ट कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा
हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये इसका नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारी थ्योरीज़ एक जगह पर लिखी हैं इसमें। जैसे रोस्को पाउंड ने दी थी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, आयरिंग ने दी थी सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, डुगिट ने सोशल सॉलिडारिटी, अगस्त कॉम्टे ने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, सेविंगी ने। इसी तरीके से सभी जूरिस्ट के आगे उनकी थ्योरीज़ का नाम लिखा हुआ है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है रोस्को पाउंड और आयरिंग, सेविंगी की थ्योरी और HLA हार्ट, कैल्सन, बैंथम, मतलब सारी ही थ्योरीज़ को एक बार देख लीजिएगा। ये सब वही हैं जो पूछी जा चुकी हैं एग्ज़ाम्स में। इसके बाद जो पूछा जाता है वो है बुक्स के नाम दे देते हैं और ऑथर्स के। तो ये भी मैंने सब एक जगह पे लिख दी हैं जो भी अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये भी। और इनके साथ साथ ये मैंने जैसे प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, जॉन ऑस्टिन ने लिखी थी और इसका पब्लिश का ऊपर ईयर भी लिखा है 1832, क्योंकि ये इस तरीके से क्रोनोलॉजी में भी पूछी जा चुकी है कि पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी। तो 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं बुक्स और ऑथर्स में से। पहला ये कि ये बुक किसने लिखी थी, दूसरा इनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कि किस ईयर में ईयर वाइज पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम लिखा हुआ है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक नंबर 4 आता है जूरिस्प्रूडेंस में फर्स्ट यूनिट में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स पूछे जाते हैं लीगल राइट के। वो एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स हैं जो कि सैलमन ने दिए थे, जिसमें है पर्सन ऑफ इनहेरेंस, एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक राइट होगा। पर्सन ऑफ इंसिडेंस, उसके पास मतलब पर्सन हैविंग द ड्यूटी, अगर किसी एक पर्सन के पास राइट है तो उसके अगेंस्ट दूसरे पर्सन के पास ड्यूटी भी होगी। जो थर्ड है उसमें एलिमेंट वो है राइट या ऑब्जेक्ट। फोर्थ आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, कि किस प्रॉपर्टी पर किस चीज़ पर आपका राइट है, उसमें सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा। और लास्ट इज टाइटल ऑफ द राइट, जिसमें आता है नेम ऑफ द राइट। तो ये 5 एलिमेंट्स याद रखने और ये 5 एलिमेंट्स किसने दिए थे वो भी याद रखना है। दूसरी 2 थ्योरीज हैं लीगल राइट की, विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी। और ये किसने दी थी, मतलब कौन सपोर्ट करता था। जैसे विल थ्योरी को 3 मेन जूरिस्ट थे जो सपोर्ट करते थे, हीगल, कांट और ह्यूमे। और इंटरेस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते थे सैलमन और आयरन। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इंटरेस्ट थ्योरी के जो जूरिस्ट हैं वो कौन है सपोर्ट करने वाले, या फिर विल थ्योरी के कौन है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो है टाइप्स ऑफ लीगल राइट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट हो गए, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट हो गया। राइट इन रैम, मतलब ऐसा राइट जो कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। राइट इन पर्सोना, जो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। पर्सनल राइट हो गए और प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। फिर इसमें जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ राइट विद अदर्स। कोई भी राइट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी ना किसी के कोरिलेशन में एग्जिस्ट करता है। और यही इसी कोरिलेटिव थ्योरी को समझाने के लिए हॉफिल्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था ड्यूरल रिलेशनशिप का। उन्होंने 8 टर्म्स दी थी और इस तरीके से 2 टेबल्स आपको बनाने हैं और ये ऐसे ही बिल्कुल याद रखने हैं। जो हॉफिल्ड थे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था ड्यूरल कोरिलेटिव एंड ड्यूरल अपोजिट। तो ये जिस तरीके से ऐसे बना हुआ है, जैसे क्लेम है, क्लेम के नीचे ड्यूटी, और फिर राइट साइड पे लिबर्टी, लिबर्टी के नीचे नो क्लेम। और इसी तरीके से अदर जो टेबल है उसका भी लिख लेना। पावर, पावर के नीचे लाइबिलिटी, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के नीचे डिसेबिलिटी। ये एकदम इसी तरीके से सीक्वेंस में ही लिखना है। और फिर इन एरोस का मतलब ये है, जैसे जो क्लेम है और क्लेम के नीचे ड्यूटी आ रही है और नीचे वाले टेबल में पावर है, पावर के नीचे लाइबिलिटी आ रही है, तो ये आपस में कोरिलेटिव है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला था हॉफिल्ड ने ड्यूरल कोरिलेटिव। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि क्लेम का कोरिलेटिव क्या है। ऑप्शन में दे देंगे ड्यूटी, लिबर्टी, नो क्लेम, तो उसका सही ऑप्शन होगा ड्यूटी। इसी तरीके से धर लिबर्टी है, लिबर्टी के नीचे नो क्लेम है, और इम्यूनिटी है और इम्यूनिटी के नीचे डिसेबिलिटी है, ये भी आपस में कोरिलेटिव है। और फिर ये जो बीच में क्रॉस का साइन लगा हुआ है, जैसे क्लेम के अपोजिट में आ रहा है नो क्लेम और लिबर्टी के आ रहा है अपोजिट में ड्यूटी, तो इनको बोला जाता है ड्यूरल अपोजिट्स। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन है, जैसे लिबर्टी दे देंगे और लिबर्टी में पूछ लेंगे कि इसका ड्यूरल अपोजिट क्या होगा, तो इसका ड्यूरल अपोजिट होगा ड्यूटी, और क्लेम का ड्यूरल अपोजिट होगा नो क्लेम। सेम थिंग नीचे वाले टेबल में भी है, ये भी याद रखना है कि पावर का जो ड्यूरल अपोजिट होगा वो होगा डिसेबिलिटी, और इम्यूनिटी का होगा लाइबिलिटी। अब इसमें एक और एरोस लगे हुए हैं, क्लेम और लिबर्टी।
ये इनके जो आमने सामने वाले होते हैं, ड्यूटी के जो सामने है वो है नो क्लेम, पावर के सामने है इम्यूनिटी, और लाइबिलिटी के सामने है डिसेबिलिटी। तो इसको बोलते हैं ज्यूरल कॉन्ट्राडिक्शंस। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का कॉन्सेप्ट जो था ये प्रोफेसर विलियम ने दिया था, हॉफील्ड ने नहीं। हॉफील्ड ने कॉरिलेटिव और अपोजिट का दिया था। जो ऊपर नीचे लिखा हुआ जो क्रॉस वाला साइन है, ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए थे हॉफील्ड ने, और जो आमने सामने लिखे हुए हैं ये जो वाला जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था प्रोफेसर विलियम ने। तो एक तो ये याद रखना है कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, हॉफील्ड ने कॉरिलेटिव और अपोजिट का, और प्रोफेसर विलियम ने कॉन्ट्राडिक्शन को, और सेकेंड कौन किसके कॉरिलेटिव अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। दो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 5 आता है लीगल पर्सनैलिटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें बस देखना है कि जैसे पर्सन है तो पर्सन को दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है या फिर लीगल। तो नेचुरल में ह्यूमन बींग्स आ जाएगा, और लीगल में वो जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। जैसे जो चाइल्ड होता है वूम में, उसको नेचुरल पर्सन नहीं माना जाता जब तक कि उसका बर्थ नहीं हो जाता, लेकिन उसको लीगल पर्सन तब भी कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से जो डेड पर्सन होते हैं, जो उसका रेपुटेशन का राइट है या फिर जो उसके बरियल के राइट्स हैं, ये सब लीगल राइट्स हैं। अब इसके बाद कोर्ट ने बताया है कि क्या लीगल पर्सनालिटी होगा और क्या लीगल पर्सनालिटी नहीं होगा डिफरेंट केसेस में। ये भी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब और जो गॉड के आइडल होते हैं उनको लीगल पर्सनालिटी कंसीडर किया गया है, बट गुरुद्वारा, मॉस्क, टेम्पल और कुरान को लीगल पर्सनालिटी कंसीडर नहीं किया गया है। इसके बाद लीगल पर्सनालिटी को दो तरीके से डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में, कॉर्पोरेट एग्रीगेट एंड कॉर्पोरेट सोल। कॉर्पोरेट एग्रीगेट में कंपनी और फर्म्स आ जाती हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और कॉर्पोरेट सोल में एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जिसको लीगल स्टेटस दिया गया है। जैसे पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, जज के ऑफिसेज हो गए, तो इसमें जो पर्सन है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो पोस्ट का नाम है वो कभी चेंज नहीं होता, तो इसको कॉर्पोरेट सोल बोला जाता है। इसके बाद थ्योरीज आ जाती हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की। ये याद रखना, जैसे दे देंगे और फिर पूछ लेंगे ऑप्शंस में कि इसमें से कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं कॉर्पोरेट की। तो जैसे फिक्शन थ्योरी हो गई, इसके प्रोपाउंडर थे सैलमन, और ब्रैकेट थ्योरी हो गई, इसके प्रोपाउंडर थे आयरिंग, और ये ब्रैकेट थ्योरी बेसिकली हॉफील्ड्स की जो थ्योरी से है वो सिमिलर मैच करती है उससे। पर्पसिव थ्योरी हो गई, कंसेशन थ्योरी हो गई, और रियलिस्ट थ्योरी हो गई। फिर एक स्टेटमेंट आती है जो सैलमन ने बोला था, अ लीगल पर्सन इज़ एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लो एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी। ये जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इससे याद रख लेना। पर्सनैलिटी की बात किसने की थी, सैलमन ने की थी, और ये स्टेटमेंट दे करके पूछते हैं कि ये कौन से जूरिस्ट ने बोला था। यूनिट 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो टॉपिक नंबर 6 आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजेशन। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली डेफिनेशन से बनते हैं। डेफिनेशन पूछ लेते हैं और फिर उसके ऑप्शंस में ज्यूरिस्ट के नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, या फिर थ्योरीज ऑफ पोजेशन और ऑनरशिप में से भी, और 1-2 केस लॉज भी हैं इसके इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले आता है पोजेशन। पोजेशन को 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ बोला गया है आउट ऑफ 10, और ये प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है ऑनरशिप का। इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशंस हैं, वो सबसे पहले होम्स, उन्होंने बोला था कि पोजेशन इज़ अ कंसेप्शन विच इज़ ओनली लेस इंपॉर्टेंट दैन कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड डेफिनेशन आती है मैने की, इन्होंने कहा था फिजिकल डिटेंशन coupled विद इंटेंशन टू होल्ड द थिंग एज वन इन वंस ओन। और थर्ड डेफिनेशन आती है पोजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इट। ये तीनों डेफिनेशंस इसी तरीके से याद रखनी है, कोई भी एक कीवर्ड से याद रख सकते हैं। में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है सैलमन की। सैलमन ने एक तो डेफिनेशन दी थी पोजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इट। साथ ही में इन्होंने पोजेशन ऑफ फैक्ट और पोजेशन ऑफ लॉ में डिफरेंस भी बताया था। पोजेशन इन फैक्ट में बताया था कि पोजेशन इन फैक्ट का मतलब होता है जो फिजिकल रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के साथ एक पर्सन का, वो तो पोजेशन ऑफ फैक्ट है। एंड पोजेशन इन लॉ को बताया था कि अगर उसी पोजेशन को लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसको हम पोजेशन इन लॉ बोलते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि पोजेशन को पोजेशन इन फैक्ट और पोजेशन इन लॉ में किसने डिवाइड किया था, तो उनके जूरिस्ट का नाम आपको लिखना होगा, मतलब करेक्ट आंसर पे लगाना होगा, वो थे सैलमन। उसके बाद सेविंगी ने भी थ्योरी दी थी पोजेशन की। उन्होंने 2 एलिमेंट्स बताए थे पोजेशन के, कॉर्पस पोजेशनस और एनिमस डोमिनी। कॉर्पस पोजेशन का मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग, और एनिमस डोमिनी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी मेंटल इंटेंशन होना कि किसी भी अदर पर्सन को हम अपने राइट में इंटरफेयर ना करने दें।
तो ये दोनों ही जो एलिमेंट्स बताए थे ये भी याद रखने हैं। कॉर्पस पोजेसनस, एनिमस डोमिनी, इनके मीनिंग भी पूछे जाते हैं। और दूसरा ये दोनों किसने बताए थे, किसने दिए थे एलिमेंट्स, उसका नाम भी याद रखना है, सेविंगी ने। इसके बाद पोजेशन को एक्वायर करने के 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले बाय टेकिंग में ऑनर की कंसेंट नहीं ली जाती है। सेकंड है बाय डिलीवरी, मतलब जब ऑनर खुद से ही पोजेशन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। और थर्ड है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसके अंदर लीज़, टेनेंसी, मॉर्गेज, बाय विल, जो भी एग्रीमेंट्स के थ्रू पोजेशन ट्रांसफ़र होती है वो आ जाता है। नेक्स्ट जो पोजेशन में कॉन्सेप्ट आता है वो आता है काइंड्स ऑफ पोजेशन। तो पोजेशन के कुछ काइंड्स में है, उनको डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन। जो मीडिएट पोजेशन होती है वो इनडायरेक्ट पोजेशन होती है और इमीडिएट पोजेशन मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट पोजेशन किसके पास होगी, जो उसका ऑनर है, जो मास्टर है, उसके पास मीडिएट पोजेशन होती है, जिसके पास ऑनरशिप के भी राइट्स होते हैं। और इनडायरेक्ट पोजेशन मतलब मीडिएट पोजेशन, तो यहाँ पर मीडिएट से याद रख सकते हैं, मीडिएटर होगा कोई। तो यहाँ पे सर्वेंट और ड्राइवर, इनके पास इमीडिएट पोजेशन होती है। जब जो ओनर या मास्टर होते हैं वो अपनी पोजेशन को कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं सर्वेंट या ड्राइवर को, तो वो मीडिएट पोजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट काइंड ऑफ पोजेशन आती है कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल पोजेशन। जो कॉर्पोरल पोजेशन होती है वो टेंजिबल थिंग्स पर होती है। टेंजिबल थिंग्स ऐसी जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सेंस कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, तो वो होती है कॉर्पोरल पोजेशन। ऐसी चीज़ों पर अगर पोजेशन है तो उसे कॉर्पोरल पोजेशन बोलेंगे। इनकॉर्पोरल पोजेशन होता है पेटेंट हो गया, लेटेंट एंड कॉपीराइट, गुडविल, जिनको हम टच या सी नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की किसी भी चीज़ पर पोजेशन है उन्हें इंटेंजिबल थिंग्स बोलते हैं और उसको इनकॉर्पोरल पोजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो काइंड ऑफ पोजेशन आती है वो है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन एंड एडवर्स पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में ऑब्जेक्ट को, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको डायरेक्ट डिलीवर की जगह उसकी कीज़ डिलीवर कर दी जाती हैं, जिसके उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारा पोजेशन आ जाता है। एक्चुअल में तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है, बट स्टिल हमारे पास उसका पोजेशन आ गया। जैसे कार की कीज़ हो गई, हाउस की कीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में आती हैं। एडवर्स पोजेशन में जब एक्चुअली में इन्जॉय करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो वो आ जाता है एडवर्स पोजेशन में। इसके बाद कुछ 3 केसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और भी केसेस हैं, बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं जो पोजेशन के अंदर हैं। जिसमें सबसे पहला केस आता है ब्रिज वर्सेस हॉक्सवर्थ। इस केस का ईयर है 1851। इस केस में क्या हुआ था, एक कस्टमर आया एक शॉप पर और वो अपनी कोई बुक थी वो वहाँ पर भूल जाता है उस शॉप पर गलती से। एक दूसरा कस्टमर आता है उसी शॉप पर और उसको वो बुक मिल जाती है। और फिर वो क्या करता है, कस्टमर जो दूसरा जिसे वो बुक मिलती है वो बुक शॉपकीपर को दे देता है, इस इंटेंशन से कि जब भी वो दोबारा से कस्टमर आएगा जिसकी ये बुक रह गई थी तो ये उसको रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि उस बुक का पोजेशन जब तक कि वो रियल ओनर के पास नहीं पहुँच जाती किसके पास होगा, कस्टमर जिसको वो बुक मिली थी या शॉपकीपर जिसने वो बुक अपने पास रखी थी रियल ओनर को देने के लिए। तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ कि जो कस्टमर है जिसको वो बुक उस दुकान में मिली थी उसके पास पोजेशन होगा जब तक कि रियल ओनर नहीं मिल जाता, ना कि उस शॉपकीपर के पास। नेक्स्ट केस है साउथ स्टैफर्डशायर वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस शारमान। इसका ईयर है 1896 और इसको गोल्ड रिंग केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक प्लेंटिफ की कंपनी होती है, उसके पास एक जगह होती है, वहाँ पर एक पोंड होता है और उस पोंड को साफ़ करने के लिए वो कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। तो जब वो उस पोंड को क्लीन कर रहे होते हैं उन्हें वहाँ पर एक कुछ गोल्डन रिंग्स मिलती है। और फिर यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो थे वो क्लीन कर रहे थे पोंड को, उनकी पोजेशन होगी या फिर उस पर्सन की जिसका वो लैंड था जिस पर वो पोंड बना हुआ था। तो यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि जो प्लेंटिफ कंपनी है जिसकी वो जगह है वो इंटाइटल्ड होगा उन गोल्डन रिंग्स के लिए, ना कि वो एम्प्लॉयज़ जिनको वो साफ़ करते वो रिंग्स मिली थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की थी। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है अरमोरे वर्सेस डेलामीरे 1722। ये भी एक पोजेशन का ही केस है। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि यहाँ पर एक चिमनी होती है, उस चिमनी को क्लीन करने के लिए एक किसी पर्सन को बुलाया जाता है। उस चिमनी को क्लीन करने के लिए किसी को बुलाया जाता है और जब वो उस चिमनी को क्लीन कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे कुछ ज्वेलरी मिलती है। वो पर्सन क्या करता है, उस ज्वेलरी को लेकर के जाता है शॉप के पास ये जानने के लिए कि वो उस ज्वेलरी की कीमत क्या होगी। और जब वो उसको शॉपकीपर के पास लेकर के जाता है तो शॉपकीपर उसे देने से मना कर देता है ज्वेलरी, कि ये तुम्हारी ज्वेलरी नहीं है, तुम्हें तो बस ऐसे ही कहीं से मिल गई है। तो इस केस में फिर यही क्वेश्चन अराइज हुआ
कि अब इसका पोजेशन किसके पास होगा उस ज्वेलरी का। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो बॉय जो चिमनी को क्लीन कर रहा था उसके पास उसका पोजेशन होगा, क्योंकि जो उसका पोजेशन है वो एक बेटर क्लेम है सबके अगेंस्ट जब तक कि वो रियल ओनर नहीं मिल जाता, ना कि उस शॉपकीपर का। भले ही वो पर्सन रियल ओनर नहीं था, लेकिन स्टिल उसके पास बाकी सब जितने भी और हैं उनसे बेटर क्लेम है। तो ये तीनों केसेस पोजेशन में आते हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं। और फैक्ट्स तो वैसे नहीं पूछे जाते हैं इतने, बट ये पूछा जाता है कि केसेस के नाम दे देंगे और इसमें से पोजेशन का केस कौन सा था। इसके बाद पोजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 6 में ही, वो आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप एक एब्सोल्यूट राइट होता है प्रॉपर्टी पर, और इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि सैलमन ने बोला था। जैसे ऑनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। ये डेफिनेशन भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सेकेंड डेफिनेशन हॉलैंड ने दी थी। इन्होंने कहा कि ऑनरशिप इज़ अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट। ऑनरशिप का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर कंप्लीटली एकदम एब्सोल्युटली तरीके से कंट्रोल होना। ये डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है। और थर्ड है ऑस्टिन, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब ऑनरशिप का मतलब होता है कि तुम्हारे पास राइट है अगेंस्ट एवरीवन। और ऑस्टिन ने 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑनरशिप बताए थे। सबसे पहले अगर किसी के पास ऑनरशिप है इसका मतलब वो उसका इंडेफिनिट यूज़र बन गया। सेकंड इज़ उसके पास उसको पावर ऑफ डिस्पोज करने की पावर आ गई। और थर्ड इज़ वो उसे अनलिमिटेड यूज़ कर सकता है, जब तक वो चाहे, जितने टाइम तक चाहे, वो जो ओनर है जिसके पास ऑनरशिप राइट है वो उसे यूज़ कर सकता है। फिर राइट्स ऑफ ऑनरशिप में 3 राइट्स आते हैं। राइट टू पोजेस द थिंग, राइट टू इन्जॉय द थिंग, और राइट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशंस और एलिमेंट्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ ऑनरशिप, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ ऑनरशिप में सबसे पहले कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल ऑनरशिप आती है, जैसे हमने पोजेशन में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से है। कॉर्पोरल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप होना, इनकॉर्पोरल मतलब इनटेंजिबल थिंग्स जो कॉपीराइट थे, पेटेंट थे, उन पर ऑनरशिप राइट होना। सेकंड आता है टाइप सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। सोल ओनरशिप जब किसी सिंगल पर्सन के पास कंप्लीट प्रॉपर्टी या थिंग की ओनरशिप होती है उसे सोल ओनरशिप बोलते हैं। और को ओनरशिप जब 2 या 3 लोगों के पास मिलकर के किसी चीज़ की ओनरशिप होती है तो उसे को ओनरशिप कहेंगे। जो थर्ड काइंड ऑफ ओनरशिप आती है वो है ट्रस्ट और बेनिफिशियरी। ट्रस्ट का मतलब है, ट्रस्ट ओनरशिप में आता है जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है, जैसे ट्रस्टी, तो उसकी जो ओनरशिप होगी वो उस प्रॉपर्टी पर, उसे बोलेंगे ट्रस्ट ओनरशिप। और सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियरी ओनरशिप का भी। यहाँ पर भी एक पर्सन को बेनिफिशियरी राइट्स दे दिए जाते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट काइंड ऑफ ओनरशिप आती है लीगल ओनरशिप एंड इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप आती है जब लॉ के थ्रू ओनरशिप क्रिएट की गई है, जैसे ट्रस्टी हो गया और रिसीवर हो गया, ये सब लीगल ओनरशिप में आएंगे। और इक्विटेबल ओनरशिप इक्विटी के बेस्ड पर क्रिएट की जाती है किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए, जैसे कि मेंटेनेंस के राइट्स हो गए, वो सारे राइट्स आएंगे। मेंटेनेंस हो गया या बेनिफिशियरी के राइट्स हो गए, जो भी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं वो इक्विटेबल ओनरशिप के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो काइंड ऑफ ओनरशिप है वो है वेस्टेड ओनरशिप और कॉन्टीजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप के अंदर प्रॉपर्टी एकदम से ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़र इमीडिएटली। बट कॉन्टीजेंट ओनरशिप एकदम से ट्रांसफ़र नहीं होती, जब एक इसमें कंडीशन ऐड करी जाती है। जब वो कंडीशन का फुलफिलमेंट होगा देन उसके बाद कॉन्टीजेंट ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी, और जब वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो भी एक वेस्टेड ओनरशिप बन जाती है। तो ये सब टॉपिक्स थे जो इसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप और पोजेशन में इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लीगल पर्सनैलिटी। यूनिट 1 कौन से जूरिस ने बोला था। नेक्स्ट एक इसमें थर्ड नंबर पे एक टॉपिक दिया हुआ है लॉ एंड मॉरलिटी। जो ये टॉपिक है इसमें से स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं जनरली। लॉ या मॉरलिटी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे देंगे, देन उसके बाद पूछते हैं कि ये किसने बोली थी स्टेटमेंट। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने एक जगह पर लिख दिया है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे लॉ इज़ अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी इज़ अ लीगल मिथ, ये जेरनी फ्रैंक ने बोला था। और इसी तरीके से बाकी के स्टेटमेंट्स भी हैं। तो ये सब स्टेटमेंट भी अगर एक जगह पर लिख लेंगे तो इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो लास्ट इसमें एक और बचता है टॉपिक वो है जूरिस्ट और उनके बर्थ ईयर। ये भी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देते हैं, 4-5 जूरिस्ट का नाम दे देंगे
और इनके बर्थ के ईयर के अकॉर्डिंग उनको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है, वो सही ऑप्शन ढूंढना होता है। तो ये भी एक जगह पर लिख दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस टॉपिक है, यूनिट है, यहाँ से मोस्टली इसी तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं पूछते हैं, फैक्ट बेस्ड ही पूछते हैं। तो कुछ चीज़ें तो इसमें रटने वाली ही हैं और रटना ही पड़ेगा। तो अगर ये जो चीज़ें हैं जैसे ऑथर्स के नाम हो गए या फिर जो स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं या फिर बर्थ ईयर हो गए, इस तरीके से अगर इनको एक जगह पर लिख लेंगे और जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं अगर वहाँ पे सामने जगह है तो वहाँ पर आप सामने पेस्ट कर सकते हैं उसको। तो तब भी बार बार अगर 4-5 बार इसके गो थ्रू हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें याद होने लगेंगी। या फिर जैसे जूरिस्ट और बर्थ ईयर हैं, इनका कोई निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हैं। एग्जैक्ट बर्थ ईयर की डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे याद रख सकते हैं हाँ कि सबसे पहले जो बर्थ हुआ था वो ह्यूगो ग्लूटस का हुआ था, देन जॉन लॉकी। तो इनके फर्स्ट वर्ड से एक कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं और वैसे इसको याद कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी एक ये चीज़ कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक वो ले लिया, वर्ड ले लिया और उस की वर्ड को कनेक्ट कर दिया जो जूरिस्ट हैं उनके नाम से, तो वो चीज़ वैसे याद हो। और फिर लास्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं जूरिस्प्रूडेंस की। जैसे जूलियस स्टोन ने डेफिनेशन दी थी, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ लॉयर। इस डेफिनेशन को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर लॉयर एक्स्ट्रा बोलेंगे तो स्टोन विल बी थ्रोन अपॉन हिम। अगर लॉयर एक्स्ट्रा बोलेंगे तो उन पर स्टोन फेंके जा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा से याद रख लेना एक्स्ट्रा, लॉयर स्पीक एक्स्ट्रा से याद रखना एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ लॉयर, और स्टोन से याद रख लेना जूलियस स्टोन। ऐसा होता नहीं है बट सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है। सेकेंड, इसमें ऐसे जैसे डेफिनेशन है उल्पियन ने डेफिनेशन दी थी, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन। और उल्पियन को जो है ना, उल्पियन एक रोमन गॉड भी है, ठीक है। जो अब गॉड जो होते हैं वो डिवाइन होते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि डिवाइन, उल्पियन, रोमन गॉड। तो जहाँ भी डिवाइन वर्ड दिख जाए इसका मतलब उसके स्टेटमेंट किसने दिया था, उल्पियन ने दिया था। थर्ड डेफिनेशन है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ फिलोसफिकल नॉलेज ऑफ लॉ। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि फ़िलॉसफी इज़ द सर्कल ऑफ लॉ। तो फिलॉसफी से याद रहेगा फिलोसफिकल, और सर्कस से सिसरो। इसी तरीके से ग्रे की डेफिनेशन है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ साइंस ऑफ लॉ। तो इसकी ट्रिक है कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो ग्रे कलर के होते हैं, है ना। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से साइंस याद रख सकते हैं और ग्रे से ग्रे। तो इसी तरीके से कुछ भी अपनी कोई भी ट्रिक्स बना सकते हैं। और इसमें जो डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट, तो सिसरो की डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है, दूसरी जूलियस स्टोन की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और थर्ड डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो है सैलमन की। तो ये 3-4 डेफिनेशन तो इसमें याद ही रखनी है, बाकी सारी कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो इसी के साथ जूरिस्प्रूडेंस के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। जो 1-2 टॉपिक रह गए हैं वहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे इसके बाद एक PYQ की वीडियो होगी, उसको आप देख लेना। तो वहाँ से जो 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वैसे 90% कवर कर दिया है इसमें। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए वो यही सब हैं और कॉन्सेप्ट पूछते नहीं है। बाकी जो रह जाएंगे PYQ के थ्रू हो जाएंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो लास्ट के ये ग्लोबल जस्टिस और मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म बचते हैं, ये वाले क्वेश्चन और देख लेंगे हम। ऑल द बेस्ट।